नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। नेहा ने सर्वेंट के हाथों वो पानी पी लिया था जिसे देने के बाद खुद सर्वेंट भी पछता रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका दिया हुआ पानी नेहा पर कुछ उल्टा असर तो नहीं कर देगा ना। आदित्य ने रात में सोते वक्त नेहा का मोबाइल छुपा दिया था, जिसे अगले दिन मांगने पर भी आदित्य वापस नहीं कर रहा था। पहली बार नेहा इतनी जिद पर उतर आई थी कि वो अब नाश्ता भी नहीं कर रही थी। गुस्सा होकर वो ऊपर अपने कमरे में आ तो गई, लेकिन दरवाजा खोलकर मरियम और आदित्य भी वहां पर पहुंच गए। नेहा, अब और कोई ड्रामा नहीं चलेगा, चुपचाप खाना खाओ, बेबी इज ऑल्सो हंग्री। आदित्य ने नेहा को हल्के अंदाज में डांटते हुए कहा। मुझे नहीं खाना, मैंने कहा ना, आप सब बाहर जाओ, मुझे सोना है, नेहा ने गुस्से में कहा और फिर से करवट बदल कर लेट गई। गर्मा गर्म खाने की बेहतरीन खुशबू से पूरा कमरा महक उठा था, लेकिन नेहा बिल्कुल भी उठना नहीं चाहती थी। वो अपनी जिद में ही लगी हुई थी कि जब तक उसे उसका मोबाइल वापस नहीं मिलेगा वो खाना नहीं खाएगी। उसका ये गुस्सा और नाराजगी देखकर मरियम को बहुत ही बेचैनी हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज नेहा को क्या हो गया था। आप प्लीज कुछ खा लीजिए, आपको भी खुद के अलावा अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। आदित्य ने स्पेशली ये सूप आपके लिए बनाया है। मरियम ने बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की। आदित्य को तो नेहा स्ट्रिक्टली मना कर दे रही थी, लेकिन मरियम को वो कुछ बोल नहीं सकती थी। उसने उनकी बात सुनकर आदित्य की तरफ देखा और कुछ देर तक शांति से बैठकर कुछ सोचने लग गई। नेहा ने सूप उठाया और चुपचाप बैठकर धीरे धीरे पीने लग गई। उसका निराश चेहरा देखकर आदित्य को आज हंसी भी आ रही थी। इतनी देर से वो आदित्य को एटीट्यूड से मना कर रही थी, लेकिन मरियम को वो मना नहीं कर पा रही थी। ध्यान रखो अपना, आदित्य ने कहा। नेहा को उसकी बात सुनकर अब भी गुस्सा ही आ रहा था। अभी तक उसका फोन भी उसने वापस नहीं किया था। आदित्य उसे सूप पीता हुआ देखकर वहां से निकल गया था, लेकिन नेहा को आज बहुत ही अजीब फीलिंग हो रही थी। गुस्से में उसका मन तो कर रहा था कि वो आदित्य के गले लग जाए और अपनी सारी नाराजगी बयान कर ले, लेकिन न जाने क्यों वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। एक तरफ तो उसे लग रहा था कि वो उससे बात भी नहीं करना चाहती और दूसरी तरफ उसके जाने के बाद उसे याद भी नहीं दूसरी बात उसे जाने के बाद अब उसे याद भी आ रही थी। ये सब सोचते हुए उसके पेट की भूख और भी बढ़ती जा रही थी और देखते ही देखते उसने हाथ में लिया हुआ सूप और नाश्ता दोनों ही खत्म कर लिया। आदित्य कमरे के बाहर से खड़े होकर चुपके से नेहा का चेहरा देख रहा था। उसे पता था कि आज नेहा का मूड कुछ ज्यादा ही खराब था। उसका चेहरा देखकर वो अच्छे से समझ चुका था कि उसका पेट अभी भी भरा नहीं था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और नेहा के सामने जाकर खड़ा हो गया। नेहा उसे सामने खड़ा देखकर चुपचाप देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बच्चों सा गुस्सा भरा हुआ था। वो ऐसे बैठी थी जैसे किसी बच्चे से उसका खिलौना छीन लिया गया हो। तब उसने चिढ़ते हुए पूछा, क्या है, अब क्यों आए हो? मैंने कहा ना जाऊं यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। आदित्य अब बिना कुछ बोले बस सुन रहा था। वो चाह रहा था कि नेहा के जो भी मूड स्विंग्स चल रहे थे वो उन्हें अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, चाहे वो गुस्सा हो या कुछ और वो उसके सारे इमोशंस को समझना चाहता था। क्या कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या क्यों आए हो तुम वापिस? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मुझे छोड़ दो अभी अकेला, नेहा ने कहा और अपना मुंह घुमाकर बच्चों की तरह बैठ गई। आदित्य कुछ देर तक तो उसकी बात सुनता रहा, लेकिन जब उसे लगा कि उसे नेहा को अब शांत करना चाहिए तो उसने धीरे से उसका मोबाइल ले जाकर नेहा के चेहरे के सामने रख दिया। मोबाइल देखते ही नेहा ने तुरंत अपने हाथों से उसे झट से पकड़ लिया। मेरा मोबाइल कहकर नेहा ने तुरंत मोबाइल को अपने पास रख लिया और अब आदित्य की तरफ एकटक देखती रही। हाँ, तुम्हारा ही मोबाइल है, ऐसे ले रही हो जो जैसे बरसों बाद इसे देखा है, आदित्य ने मजाक में नेहा को चिढ़ाते हुए कहा। तुम ना अब क्यों आए हो वापिस ये दे कर नेहा? अभी भी मत आते। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मोबाइल की इतनी एडिक्टेड हूँ कि अपनी हेल्थ ही खराब कर लूंगी? नेहा ने कहा। उसे आदित्य का मोबाइल छुपाने के पीछे का लॉजिक अभी तक समझ नहीं आया था। उसने तो आज तक नहीं सुना था कि प्रेग्नेंट औरत मोबाइल नहीं चला सकती, इसलिए उसे आदित्य की ये हरकत और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ ज्यादा सोचे, आदित्य उसके बगल में बैठ गया और उसने उसकी चिन को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, अब
किस बात का इतना गुस्सा? हाँ, दे तो दिया ना तुम्हारा मोबाइल वापस। और तुम्हें क्या लग रहा है मैंने बेवजह छुपाया था तुम्हारा फोन? आदित्य ने बड़े प्यार से नेहा से बात करने की कोशिश की। उसे तो आज पहली बार इस बात की भी फिक्र थी कि वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। उसे तो अब इस बात की चिंता हो रही थी कि नेहा के मूड स्विंग्स अब उस पर किसी भी तरह से हावी ना हो जाएं। तो बताओ क्यों छुपाया था? यही तो मैं कब से पूछ रही हूँ, तुम कुछ बता भी नहीं रहे। अब इस पर मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? हाँ, नेहा ने तुरंत अपनी शिकायत की। जिस इमोशंस को इतनी देर से वो रोके हुए थी वो एकदम से अब बाहर आ गया था। उसने पूरे हक से आदित्य को अपनी बात कह दी थी। उसका बचकाना अंदाज देखकर आदित्य हंस पड़ा था। उसने बड़ी ही कोमलता से अब नेहा का हाथ पकड़ा और उस पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मुझे पता है कैसे कल रात तुम मेल पर मेल चेक कर रही थी, उनका रिप्लाई कर रही थी, उनके बारे में सोच रही थी। तुम बोल नहीं रही थी पर काम का स्ट्रेस तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तुम्हें ऑफिस जाने के लिए इसलिए नहीं रोका क्योंकि मुझे लगा तुम अपना काम जल्दी खत्म करके घर वापस आ जाओगी। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम घर आने के बाद भी मोबाइल में लगी हुई, काम में लगी हुई हो, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? उनके हिसाब से तुम्हें अभी सिर्फ रेस्ट करना है। किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो बस इसलिए मुझे तुम्हारा फोन छुपाना पड़ा। आदित्य ने मन की चिंता अब साफ साफ नेहा के सामने कह दी थी। वो अपने इमोशंस को लेकर बहुत ही रिजर्व था। धीरे धीरे वो नेहा के सामने थोड़ा अपने दिल की बात को थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करने लगा था। इसलिए इतनी बार पूछने के बाद भी आदित्य खुल के कुछ कह नहीं पा रहा था। पर अब उसके जेन्युइन कंसर्न सुनने के बाद नेहा का गुस्सा अब शांत होना शुरू हो गया था। वो अब समझ रही थी कि आदित्य ने ये सब कुछ क्यों किया होगा और वो शायद कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गई। लेकिन उसका मूड स्विंग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस बात को हैंडल करने का और भी कोई तरीका हो सकता था। तो क्या हुआ? एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि मैं क्या कर रही हूँ। वो काम इम्पोर्टेंट है या फिर मैं ऐसे ही फोन में अपनी आंखें फाड़ रही हूँ? नेहा ने कहा। उसकी शिकायतें सुनकर आदित्य को हंसी आ रही थी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी केयर करने के लिए तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है नेहा। इतना सुनने के बाद तो जैसे नेहा शांत सी हो गई थी। उसके पास कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं था। वो जो भी शिकायत करती आदित्य लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देकर उसे वहीं शांत कर दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो किस बात पर और लड़े। अब तो उसे अपना मोबाइल भी वापस मिल गया था। वो शांत तो होना चाहती थी लेकिन उसके अंदर का गुब्बारा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर आदित्य को समझ आ रहा था कि उसके अंदर कौन सी लड़ाई चल रही थी। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारा पेट नहीं भरा है, आदित्य ने कहा। उसकी ये बात सुनते ही नेहा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देखना शुरू किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य को ये कैसे पता चल गया था। अपने गुस्से में वो ये भी नहीं सोच रही थी कि उसे भूख लग रही थी। तुम्हें कैसे? वो आगे पूछना ही चाहती थी कि तभी धीरे से आदित्य ने अपने हाथों को उसकी कमर के इर्द गिर्द फैलाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। नेहा कुछ समझ पाती कि उससे पहले वो आदित्य की गोद में थी। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, उतारो नीचे, नेहा ने उसकी छाती पर हाथ मारते हुए कहा। ऑब्वियसली तुम्हें खाना खाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारा पेट भरा नहीं है मतलब हमारा बच्चा भी भूखा होगा। अभी मैं तुम्हें खाने के लिए बोलूंगा तो तुम नखरे दिखाओगी। इसलिए अब मैं तुमसे पूछूंगा नहीं और सीधे डाइनिंग टेबल पर ले जाकर बैठा दूंगा, आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आदित्य, मुझे कुछ नहीं खाना, बस उतारो मुझे, नेहा ने उसे मारते हुए ये बात बार बार दोहराई। लेकिन आदित्य उसकी सुनने को ही तैयार नहीं था। बड़ी सावधानी से उसे उठाकर आदित्य धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। नेहा चिल्लाए जा रही थी लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसने ऐसा सुना था कि प्रेगनेंसी में अक्सर लड़कियों को मूड स्विंग्स होते हैं, इसलिए इस तरह के एक्सपीरियंस के लिए वो पहले से ही तैयार था। उसने जैसा कहा था वैसा ही कर दिया। नेहा को सीधे डाइनिंग टेबल की चेयर पर ले जाकर बिठा दिया। वो भी लड़ लड़ के इतना थक चुकी थी कि अब वो नहीं लड़ना चाहती थी। उसने अच्छे से दिखाई दे रहा था कि उसे खाना खिलाने के चक्कर में आदित्य ऑफिस के लिए भी कितना लेट हो चुका था। ये सोचकर उसने खुद पर गुस्सा और गिल्ट दोनों आ रहा था। आंटी, नेहा के लिए ब्रेकफास्ट लगा दीजिए, आदित्य ने कहा। मरियम ये नजारा देखकर चुपचाप मन ही मन हंस रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आदित्य अपनी वाइफ का ख्याल रखने के लिए इस हद तक जा सकता था। उसने बिना कुछ कहे नेहा का नाश्ता सर्व कर दिया। इस वक्त वो जानती थी कि नेहा को सिर्फ और सिर्फ आदित्य ही संभाल सकता था।
नेहा को भूख लगी थी, इसलिए उसके सामने खाना आते ही उसने चुपचाप खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसका पेट भर रहा था, उसका गुस्सा अब अपने आप शांत होता जा रहा था। उस दिन आदित्य को ऑफिस पहुंचने में आधा दिन लग गया था, लेकिन इस बात को लेकर उसके चेहरे पर कोई भी सिकंद नहीं थी। उसने कहीं ना कहीं खुद को तैयार कर लिया था इस बात के लिए आने वाले 9 महीनों में उसे अपना काम और नेहा दोनों को बैलेंस्ड वे में मैनेज करना होगा, क्योंकि यही वो 9 महीने होंगे जब नेहा को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली थी। और ना सिर्फ मयंक भी इस बात को अच्छे से जानता था, उसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन आदित्य की लाइफ में ऐसा आएगा जब उसे किसी लड़की के लिए अपने काम से कॉम्प्रोमाइज करना होगा। लेकिन अपने बॉस के साथ नेहा का रिश्ता देखकर उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। आदित्य के ऑफिस आने के बाद मयंक उसके सामने खड़े होकर इस बारे में सोचने लग गया था। उसे इस तरह से खोया हुआ देखकर आदित्य ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ खो गए हो? उसकी आवाज सुनते ही मयंक हड़बड़ाकर अपने ख्यालों से बाहर निकला और कहा, नहीं नहीं, वो तो मैं हमारे नए प्रोजेक्ट्स को लेकर कुछ सोच रहा था। जिस तरह से उसने बात टालने की कोशिश की थी, आदित्य को समझ आ गया था कि बात कुछ और है। लगता है अब तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है, आदित्य ने अब उसे सख्ती से पूछा। मयंक उसकी स्ट्रिक्ट आवाज सुनकर डर गया था। वो चाहकर भी नहीं बता पा रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा था। वो जानता था कि अगर वो कुछ भी कहेगा तो शायद उसके बॉस को उसके बारे में कुछ बुरा लग सकता है। मयंक को भी ये डर था कि कहीं नेहा का ध्यान रखते रखते आदित्य काम से अपना ध्यान न भटका ले, क्योंकि एक वही जानता था कि आदित्य की सीईओ पोजीशन पर किस तरह से लोग गिद्ध की नजर गड़ाए हुए बैठे थे। आदित्य की छोटी सी लापरवाही उसे महंगी पड़ सकती थी, लेकिन ये सब बोलने की हिम्मत मयंक में नहीं थी। इसलिए वो बार बार कुछ न कुछ कहकर आदित्य के सामने अपने इस डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। अगर काम पर ध्यान नहीं है तो खुलकर बोलो, आई शुड ऑल्सो सर्च फॉर बेटर ऑप्शन, आदित्य ने गुस्से में कहा। मयंक जानता था कि उसके बॉस को गोल गोल बातें बहुत ही इरिटेट करती थी, इसलिए बहुत बार पूछने पर मयंक को बड़ी हिम्मत करके सच बोलना ही पड़ गया। अरे सर, ऐसी बात नहीं है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, मयंक ने बड़ी झिझक के साथ कहा। तो उसे कहने के लिए स्पेशल टाइमिंग निकालें, आदित्य ने कहा। उसकी इरिटेशन उसकी बातों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। मयंक अब चाहते हुए भी अपने मन में कुछ रख नहीं सकता था। उसे पता था कि अब इसके बाद उसे और ज्यादा डांट पड़ने लगेंगी, इसलिए उसने अब धीरे से कहा, नहीं सर, मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैम की प्रेगनेंसी के चलते आप काफी ज्यादा बिजी हो जाएंगे। मतलब मैम का भी ध्यान आप रखते हैं और ऑफिस में इतना प्रेशर, ये सब कुछ एक साथ कैसे? मयंक पूरी बात कहता कि उससे पहले ही आदित्य ने उसे घूरते हुए वहीं पर रोक दिया। तुम शायद भूल रहे हो कि ये सवाल तुम किससे कर रहे हो, आदित्य सिंघानिया का पर्सनल असिस्टेंट होकर। अगर तुम्हारे मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं तो मुझे लगता है मुझे नए असिस्टेंट की तलाश शुरू कर देनी चाहिए, आदित्य ने उसे डांटते हुए कहा। उसकी इस बात से मयंक साफ समझ गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। सर, वो बात नहीं है, उसने जैसे ही अपनी कही बात पर सफाई देनी शुरू की, आदित्य ने उसे फिर से बोलने से रोक दिया। मुझे अच्छे से समझ आ रहा है कि बात कैसी है। तुम्हारा काम से ज्यादा तो इन सारी बातों में मन लग रहा है। आर यू नॉट फोकस्ड? और तुम्हें अगर अपने ही बॉस पर इतना शक है तो यू शुड फाइंड ए न्यू वन, आदित्य ने कहा। इतना सब कुछ सुनने के बाद मयंक की जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आदित्य से नजरें भी मिला सके। वो चुपचाप गर्दन नीचे करके अपने बॉस की डांट सुन रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था ये सोचकर कि उसने आदित्य सिंघानिया पर शक किया, उसके काम पर शक किया। तुम शायद ये सब कुछ सोचने से पहले ये भूल गए हो कि आदित्य सिंघानिया की पूरी दुनिया इधर से इधर हो सकती है, लेकिन उसका काम को लेकर फोकस होना कभी नहीं बदल सकता। और रही बात नेहा की, मुझ में इतना कैलिबर है कि मैं अपनी वाइफ को अच्छे से संभाल सकूं। काम और फैमिली दोनों एक साथ कैसे मैनेज करना है ये मुझे अच्छे से पता है, आदित्य ने कहा। यस सर, मयंक बस सिर झुकाकर धीरे से यही बात बोले जा रहा था। उसे पता था कि उसने जो कह दिया था उसके बाद उसे कुछ और बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो इसलिए अपने फालतू के कंसर्न्स लेकर जाओ और मुझे आज शाम होने वाली मीटिंग की डिटेल मेल करो, आदित्य ने कहा। मयंक बस चुपचाप सिर हिलाकर वहां से चला गया। उसे एहसास हो चुका था कि जिस आदमी की वो चिंता कर रहा था उसे किसी की चिंता की जरूरत थी ही नहीं। यहाँ नेहा पूरे दिन घर में चिड़चिड़ी सी हो रही थी। सिर्फ मरियम और पीहू से ही वो ठीक से बात कर रही थी। कोई भी सर्वेंट आज उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मरियम को पता था कि अक्सर प्रेग्नेंट महिलाओं में ऐसा हो जाता था, इसलिए सिर्फ उन्हें पता था कि नेहा को संभालना कैसे है।
आदित्य के आने तक किसी न किसी बहाने से वो नेहा के पास बात करने के लिए बैठे जा रही थी। उसे पता था कि नेहा जितना ज्यादा बात करेगी उसका मन हल्का होगा और उसके अंदर की भावनात्मक उत्तेजना शांत होगी। धीरे धीरे नेहा को भी रियलाइज होने लगा था कि उसने आज सुबह कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर दिया था। शाम को जब आदित्य आए तो उसने नेहा को संभालते हुए नीचे सबके साथ बैठकर अच्छे से खाना खिलाया। उसका इतना अच्छा बिहेवियर देखकर नेहा को और भी ज्यादा गिल्ट हो रहा था। क्या मतलब ये क्या कर दिया तूने नेहा? कोई इस तरह से जिद करता है क्या? वो भी एक फोन पर। एक तो ये खड़ूस जिसने मेरा फोन छुपा दिया, ऊपर से मैंने क्या किया? बच्चों की तरह जिद की। उसके बाद भी मुझसे लड़ने और मुझे सुनाने की बजाय ये ऐसे पेश आ रहा है जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। क्यों हो गया है ये ऐसा? पहले तो मुझसे लड़ते हुए इतना मुंह नहीं दुखता था इसका, और अब या तो मैं लड़ाकू हो गई हूँ या फिर ये कुछ ज्यादा ही अच्छा है। हाँ, व्हाट इज हैपनिंग? नेहा के दिमाग में जो घमासान लगातार चल रहा था वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह जिस तरह से उसे गुस्सा आ रहा था उसी तरह से अब उसे गिल्ट भी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने पीहू और मरियम के सामने खुद को खुश दिखाने की कोशिश की और अपना खाना खत्म किया। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंची उसके थोड़ी ही देर बाद जब आदित्य भी वहां पहुंच गया, नेहा ने अब उसे देखते ही कहा, तुम क्यों आए हो? मैं सोने जा रही हूँ। वो इस वक्त इतनी गिल्ट में थी कि आदित्य से ठीक से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसे पूरे दिन में ये तो समझ आ गया था कि आज उससे अपने इमोशंस से नहीं संभल रहे थे और अब वो इन इमोशनल स्टेज में आकर कोई और भी तमाशा नहीं करना चाहती थी। तुम्हें यहाँ क्यों सोना है? मैंने कहा था ना कि अब तुम मेरे कमरे में रहोगी। ये तुम्हारे और बेबी दोनों के लिए अच्छा है, आदित्य ने समझाया। पर नेहा मना करने ही वाली थी कि आदित्य ने कहा, परवर कुछ नहीं, ये बात हमारी पहले ही हो चुकी है, इसलिए इस पर अब किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे। आदित्य ने इस बार थोड़ा तेज आवाज में कहा। उसे अच्छे से पता था कि वो नेहा का ध्यान पूरी तरह से तभी रख पाएगा जब वो उसके साथ रहेगी और उसके लिए उनका एक ही कमरे में सोना जरूरी था। आदित्य की डांट सुनने के बाद नेहा चुपचाप मुंह बनाकर बैठ गई। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन अपने गुस्से को उसने किसी तरह से अपने मन में दबा लिया था। वो जानती थी कि अगर वो बोलना शुरू होगी तो शायद रुकेगी नहीं और सुबह की तरह शायद कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। चलो हमारे कमरे में, आदित्य ने नेहा के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं, नेहा ने बड़े रूखे अंदाज में अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। नेहा, मैं बार बार नहीं कहूंगा, चलो कमरे में। आदित्य ने फिर एक बार कोशिश की। वो नहीं चाहता था कि किसी हालत में वो अकेले सोए। रात बिरात अगर कुछ भी हुआ तो वो कम से कम देखने के लिए आदित्य तो होगा, लेकिन नेहा अभी इतनी गहराई से सोच ही नहीं पा रही थी। वो तो सिर्फ अकेले रहना चाहती थी ताकि उसके बदलते मूड से कोई और परेशान ना हो, खास करके आदित्य। ये पूछने और मना करने का सिलसिला बड़ी देर तक चलता रहा। आदित्य कभी प्यार तो कभी डांट से नेहा को अपने कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेहा अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। कुछ देर बाद जब आदित्य का पेशेंस जवाब देने लग गया तो ना चाहते हुए उसकी आवाज अब थोड़ी तेज हो गई और उसने अब थोड़े गुस्से में कहा, शट अप नेहा, सुबह से बस जिद देख रही रहा हूँ, अब कोई और जिद नहीं चलेगी। तुम्हें एक बार में कुछ समझ में क्यों नहीं आता? अब चुपचाप से मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हें उठाकर भी लेकर जा सकता हूँ। आदित्य की डांट खाने के बाद नेहा के होठ अपने आप बाहर आ गए। जैसे पीहू नाराज होकर मुंह बनाती थी, ठीक वैसे ही नेहा भी बैठ गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खूब सारे आंसू भर चुके थे। वो एकटक आदित्य को देखे जा रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। आदित्य को इस वक्त उसकी शक्ल बिल्कुल पीहू की तरह लग रही थी। उसे देखकर आदित्य को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने नेहा को डांट कैसे दिया। वो जैसे ही उसे मनाने के लिए उसके पास बैठा, नेहा ने अपनी पलकें झपका दी, जिसके बाद उसकी आंखों में भरे आंसू बहने शुरू हो गए। आदित्य कुछ समझ पाता कि उससे पहले अब नेहा जोर जोर से रोने लग गई। अरे क्या हुआ? अच्छा सॉरी, मैंने ऐसे ही बात कह दी, पर तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या हुआ है? प्लीज टेल मी। आदित्य उसे इतना रोते हुए देखकर बहुत परेशान हो गया था। वो बार बार पूछ रहा था लेकिन नेहा कुछ बोल नहीं रही थी। आदित्य ने उसे जोर से गले लगा लिया। धीरे धीरे उसने नेहा की पीठ सहलाई और कहा, बस जो भी है अंदर निकाल दो, मन में कुछ मत रखो। कराई जस्ट कराई। थोड़ी देर बाद उसे ये समझ आ गया था कि नेहा का मन बहुत भारी है और ये तभी हल्का होगा जब वो ठीक से रो पाएगी, अपने दिल की बात कह पाएगी। सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है।
मैं नहीं गुस्सा करना चाहती हूँ तो भी गुस्सा आ रहा है। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, सुबह मैंने आंटी के सामने भी पता नहीं कैसे बात कर ली। नेहा के मन में जो गिल्ट था वो उसने खुल के अब आदित्य से शेयर कर लिया। उसे भी पता था कि एक आदित्य ही था जिससे वो सब कुछ कह सकती थी। आदित्य ने जब उसे सुना तो अपनी डांट सोचकर उसे और भी ज्यादा गिल्ट हो रहा था। उसने अब नेहा की पीठ सहलाते हुए उसे समझाया, आई अंडरस्टैंड, तुम जो फील कर रही हो मैं वो तो फील नहीं कर सकता, लेकिन उसे समझने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने पहले ही बताया था कि प्रेगनेंसी की जर्नी में मूड स्विंग्स होना बहुत ही कॉमन है। किसी को जल्दी शुरू होते हैं तो किसी को देर से, लेकिन होता अमूमन सबके साथ है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तुम ये कभी मत सोचना कि मैं या फिर आंटी क्या सोचेंगे। हम तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो तुम्हारे साथ है। वी आर विद यू इन एवरी स्टेप। आदित्य की बात नेहा चुपचाप सुन रही थी। धीरे धीरे उसके अंदर का भूचाल अब थोड़ा शांत हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था शायद इसी सहारे की सुबह से उसे जरूरत थी। जब नेहा की सिसकियां थोड़ी शांत हुई तो आदित्य उसके लिए पास वाले टेबल पर पानी ढूंढ रहा था। वहां कोई भी बोतल न होने की वजह से आदित्य को बड़ा तेज गुस्सा आया। उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी बड़ी लापरवाही सर्वेंट्स कैसे कर सकते थे। वो नीचे कॉल करने ही वाला था कि तभी अचानक से दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। आदित्य ने अंदर आने के लिए कहा तो वहां एक सर्वेंट पानी की बोतल लेकर खड़ा था। सर, मैडम के लिए पानी, सर्वेंट ने डरते डरते कहा। आदित्य को वहां बैठा हुआ देखकर सर्वेंट के हाथ पांव फूल रहे थे। जिस हाथ में उसने बोतल पकड़ी हुई थी वो हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। तुम लोगों को होश है भी या नहीं? मैडम के कमरे में पानी नहीं था और तुम अब लेकर आ रहे हो। लगता है मेरी बात तुम लोगों ने ध्यान से सुनी नहीं है। अगली बार से ऐसी गलती हुई तो इस घर में नजर मत आना। आदित्य ने उस सर्वेंट को जोर की डांट लगाई और उसके हाथ से वाटर बोतल ले ली। सर्वेंट ने जैसे ही बोतल दी तुरंत वहां से सॉरी बोलकर निकल गया। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो एक पल भी वहां रुका तो डर के कारण बेहोश हो जाएगा। लेकिन बाहर जाने के बाद भी चुपके से झांककर वो ये देख रहा था कि नेहा ने पानी पिया या नहीं। उस रात नेहा के ना चाहते हुए भी आदित्य उसे अपने कमरे में लेकर गया और वहां उसे थपकियां देकर सुला दिया। दिन भर से जो लड़की चिल्लाए जा रही थी, गुस्साए जा रही थी, रोए जा रही थी, उसे शांत होता देखकर उसकी नजरें उससे अब हट ही नहीं रही थी। धीरे धीरे नेहा के मूड स्विंग्स हैंडल करते हुए आदित्य के कुछ दिन बीत गए थे। अब उसे इस फ्रस्ट्रेशन की आदत सी हो गई थी। उसने जानबूझकर नेहा के ऑफिस का लोड भी अब कम करवा दिया था, जिसकी वजह से उसे काम का प्रेशर किसी भी तरह से फील ना हो। आदित्य के एफर्ट्स देखकर नेहा भी खुद को संभालना सीख रही थी। वो खुद भी आदित्य पर किसी तरह का बोझ नहीं बनना चाहती थी। कई बार आदित्य भी उसका ध्यान रखने के लिए अपना काम घर पर ही कर लेता था। एक रोज उसी काम की वजह से मयंक सिंघानिया मेंशन में मौजूद था। नीचे लिविंग रूम में बैठकर वो और आदित्य किसी काम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अपने कमरे में बैठी नेहा अकेले बोर हो रही थी। आज पीहू की एक्स्ट्रा क्लास थी, जिसकी वजह से वो घर पर नहीं थी। शाम के 7 बज रहे थे, लेकिन नेहा को अचानक नहाने का मन कर रहा था। कुछ दिनों से वो ऑफिस ना जाकर घर पर ही आराम कर रही थी, जिसकी वजह से उसका रूटीन बड़ा मनमोजी हो गया था। यहाँ आज सुबह से नेहा को थोड़ा अनईजी सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये फीलिंग भी प्रेगनेंसी में नॉर्मल ही है। इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए बस अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की। लेकिन शाम होते होते उसे लगा जैसे उसे एक फ्रेशनेस की जरूरत है, जिसकी वजह से उसका नहाने का मन कर रहा था। इस वक्त नहाना ठीक नहीं होगा शायद, लेकिन मेरा तो मन हो रहा है आंटी से पूछूं क्या, पर वो भी सोचेगी कि ये कैसा सवाल है। शायद ये अजीब सी फीलिंग नहाने से ठीक हो जाए। नेहा बच्चों की तरह मन ही मन इस छोटी सी बात को लेकर सोच रही थी। फाइनली उसने सोच लिया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। जैसे ही उसने कपड़े टांगे और उसके बाद जैसे ही वो शावर ऑन करने वाली थी, उसके पेट में अचानक से एक दर्द उठने लगा। ये दर्द कैसा है, ये नेहा के मुंह से तुरंत निकला। उसने अपने पेट के किनारों को पकड़कर उसे हल्का हल्का दबाना शुरू किया, लेकिन उसका दर्द अब बढ़ता ही जा रहा था। नेहा जितनी जोर से कर्रा रही थी, दर्द उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा था। इतने दिनों से उसे अजीब सा तो लग रहा था, लेकिन आज जो दर्द उसके पेट में था वो आज तक उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। पीहू के समय भी उसे 9 महीने में कभी इतनी तकलीफ नहीं हुई, तो फिर आज अचानक से क्या हो गया था ये उसे जरा भी समझ नहीं आ रहा था। जोर जोर से नेहा चिल्लाकर किसी को बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था।
उस बाथरूम से निकलकर आवाज उसके कमरे से बाहर चली जाए ये लगभग नामुमकिन था। आदित्य नीचे मयंक के साथ बिजी था और मरियम डिनर की तैयारी के लिए किचन में थी। इत्तेफाक से ऊपर वाले फ्लोर पर इस वक्त कोई भी नहीं था। आदित्य ने एक फाइल लेने के लिए किसी सर्वेंट को अपने रूम में जरूर भेजा था, लेकिन नेहा अपने कमरे के बाथरूम में थी। वो जितना खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी उतना ही ज्यादा खड़े होने में अब उसे दिक्कत हो रही थी। आदित्य, आंटी कोई है? नेहा जोर से उनका नाम बाथरूम के अंदर से पुकार रही थी। मेंशन का हर बाथरूम इतना बड़ा था कि नेहा जिस जगह पर खड़ी थी वहां से दरवाजे तक की दूरी बहुत ही ज्यादा थी। वो अपनी जगह से हिलने की जितनी कोशिश कर रही थी उसका दर्द उतना ही बढ़ता जा रहा था। आंटी कोई है क्या? आदित्य, नेहा के अंदर जितनी ताकत बची थी उसका पूरा जोर उसने लगा दिया था उसने चिल्लाने में, लेकिन उसे सुनने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। धीरे धीरे अब उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। मेरा बच्चा, उसने हाफते हुए कहा। उसका दर्द अब इतना बढ़ गया था कि उसका शरीर अब बहुत कमजोर पड़ चुका था और वो सोच रही थी कि किसी तरह से उसकी आवाज बाहर चली जाए और उसके बच्चे पर कोई आँच न आए। अपने दर्द की तकलीफ से ज्यादा उसके मन में अपने बच्चे को लेकर चिंता थी। वो दरवाजे तक चलने के लिए धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी, लेकिन उसे हिलने में भी दर्द तेजी से बढ़ रहा था। किसी तरह से उसने हिम्मत करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने 4 कदम आगे बढ़ाए उसके शरीर ने जवाब दे दिया और वो वहीं फर्श पर गिर पड़ी। नेहा ने तुरंत अपने पेट पर हाथ रख लिया, क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को लेकर था। आदित्य, मेरा बच्चा। अब नेहा की हिम्मत जवाब देने लग गई थी। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी थी तब तक उसे लग रहा था कि कैसे ना कैसे करके वो दरवाजे के पास पहुंच ही जाएगी, लेकिन अब जमीन पर गिर जाने के बाद उसका दर्द और डर दोनों ही बढ़ गए थे। वो रोती बिलखती बार बार बस आवाज लगाई जा रही थी, लेकिन उसका कोई भी असर बाहर तक नहीं पहुंच रहा था। एक तो वो बाथरूम इतना बड़ा, ऊपर से कमरा भी इतना बड़ा कि दरवाजे से कोई भी सायरन भी बजे तो बाहर सुनाई ना दे। इतनी देर से दर्द में कराहते हुए अब नेहा थक चुकी थी। उसे उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही थी। कोई तो सुन लो प्लीज, मेरा बच्चा खतरे में है। आदित्य, हमारा बच्चा। बस ये कहते हुए उसकी आवाज और भी धीमी होती जा रही थी। उसकी आंख अब धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो गई थी। जैसे जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था वैसे वैसे उसकी हिम्मत और भी टूटती जा रही थी। लेकिन एक माँ अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपने बच्चे को खतरे में बिल्कुल नहीं देख सकती। इस हालत में भी उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कैसे भी करके वो अपने बच्चे को बचा ले, फिर चाहे उसके लिए उसे कितना भी दर्द क्यों ना सहना पड़े। नहीं, डोंट वरी बेबी, मम्मा आपको कुछ भी नहीं होने देगी। हम किसी भी तरह से तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। तुम चिंता मत करना, आपको मम्मा जरा भी परेशान नहीं होने देगी। इस वक्त नेहा के पास कोई भी नहीं था उसकी बात सुनने के लिए, इसलिए वो अब अपने मन की हालत सिर्फ अपने बच्चे से कह सकती थी। मैं इस तरह से खुद को कमजोर नहीं कर सकती नेहा, तुम्हें उठना होगा, खुद के लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए। नेहा बार बार खुद से ये बात कहकर अपनी आंखों को खुला रखने की कोशिश कर रही थी। बड़ी हिम्मत से उसने अपने आप को फिर से उठाकर बिठाया और यहाँ से बाहर निकलने के लिए नई तरीके सोचने लग गई। दरवाजे तक तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगी। हाँ, अभी भी हिलने के कारण उसके पेट में जोर का दर्द उठ रहा था, लेकिन जैसे तैसे दर्द सहते हुए वो दरवाजे पर पहुंच गई थी। लेकिन शायद आज नेहा की किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही थी। ये खुल क्यों नहीं रहा? शीट, इसे क्या हो गया? नेहा ने लॉक खोलते हुए कहा। बड़े दिनों से इस लॉक में कुछ दिक्कत हो रही थी, लेकिन नेहा किसी से कहना ही भूल गई थी। आज उसकी वही भूल उस पर अब भारी पड़ गई थी। आज वो ऐसा जाम हो चुका था कि घुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। नेहा बड़ी देर तक उसे खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार उसने अब हार मान ली। कुछ देर बाद वो अब इतना थक चुकी थी कि उसके पास अब खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। अब क्या करूं? मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकती। मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं, नेहा अब हाफते हुए उसी दरवाजे के पास बैठ गई। उसने अब ये मान लिया था कि उसे दरवाजे के अलावा किसी और रास्ते से बाहर निकलने के बारे में सोचना पड़ेगा। पूरा बाथरूम शीशे का बना हुआ था जिसमें क्लासी पर्दे लगे हुए थे। नेहा के दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर किसी तरह से वो इस कांच के दरवाजे को तोड़ दे तो उसका निकलना थोड़ा आसान हो जाएगा। उसने आसपास देखा तो उसे एक बड़ा सा वाइपर दिखाई दिया। उस वाइपर की खास बात थी कि वो आगे से प्लास्टिक और पीछे से लोहे का बना हुआ था। सिर्फ एक वो वाइपर ही था जिसकी मदद से वो यहाँ से निकलने के बारे में सोच सकती थी।
इससे इससे ही कुछ करना पड़ेगा, और अगर ये नहीं टूटा तो ट्राई तो करना पड़ेगा। यही सोचकर नेहा ने बड़ी हिम्मत से वो वाइपर उठाया और उसे घुमाकर डंडे की तरफ से कांच की दीवार पर मारना शुरू किया। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके हाथ में कांच तोड़ने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि उसके पास सिर्फ एक यही तरीका है, इसी तरह से वो यहाँ से निकल सकती थी। रुक मत नेहा, जस्ट कीप डूइंग दिस। नेहा ने यही बात बोलकर खुद की हिम्मत बनाए रखी और दरवाजे पर लगातार हमला करती रही। कुछ देर बाद कांच की दीवार में एक क्रैक आया। उस क्रैक के साथ नेहा की उम्मीद वापस आ गई थी कि वो यहाँ से बाहर निकल सकती है। उसने और जोर से उसी क्रैक पर मारना शुरू किया और देखते ही देखते कांच टूट गया। नेहा ने जोर जोर से मारकर वहां से अपने जाने का रास्ता तो बना लिया था। उस रास्ते की तरफ देखते ही नेहा को एक राहत की सांस तो आई थी। मम्मा अब आपको यहाँ से बाहर लेकर जाएगी, आप देखना। नेहा अपने बच्चे से बात करते हुए खड़े होने की कोशिश कर रही थी कि तभी कमरे का नजारा देखकर उसे फिर से बेहोशी आ रही थी। उसने देखा कि जिस फोर्स से उसने दरवाजे पर मारा था उसकी वजह से कांच टूटकर पूरे कमरे में बिखर चुका था। उसके टुकड़े इतनी दूर दूर तक फैल चुके थे कि नेहा का दरवाजे तक जाना अब मुश्किल था। नो वे, अब कैसे जाऊंगी मैं वहां तक? शिट नेहा, ये क्या कर दिया तूने? अब कैसे जाऊंगी मैं वहां तक? हाँ, नेहा को समझ ही नहीं आ रहा था उसने अपनी मुश्किलों को कम किया था या फिर बढ़ाया था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने बाहर निकलने का रास्ता और भी ज्यादा बंद कर दिया था। कांच पर चलने के बारे में तो उसने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए जो रास्ता उसे दिखाई दे रहा था वो कांच के टुकड़ों के ऊपर से ही होकर गुजरता था। नेहा के लिए ये रास्ता भले मुश्किल था, लेकिन अपने बच्चे को बचाने का इकलौता रास्ता था। उसके ये सब सोचते हुए उसका दर्द अब और भी बढ़ता जा रहा था। एक तरफ दर्द के कारण उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और दूसरी तरफ उसके सामने कांच के टुकड़ों वाला रास्ता था। वो धीरे धीरे हिम्मत करती जा रही थी कि तभी उसने खुद से कहा, नेहा तू ऐसे हार नहीं मान सकती, हरगिज भी नहीं। तुम्हें संभलना होगा, बस किसी तरह से इस कमरे से बाहर निकल जा, फिर तो आदित्य अपने बच्चे को जरूर बचा लेगा। बस थोड़ी हिम्मत और नेहा, बस थोड़ी और। उसने खुद को हिम्मत देते हुए अपने मन को मना लिया था कि उसे अपने बच्चे को बचाने के लिए कांच के ऊपर से भी अगर चलना पड़े तो वो उससे भी पीछे नहीं हटेगी। चल नेहा, एक यही आखिरी रास्ता है अपने बच्चे को बचाने का। नेहा ने ये कहकर खुद को मजबूत किया। क्या नेहा सही सलामत निकल पाएगी इस कमरे से बाहर? क्या उसकी हालत की खबर किसी तक पहुंच पाएगी? क्या बच पाएगा नेहा का बच्चा, या फिर उस पानी ने कर दिया था अपना काम?